हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज 4 दिनों का प्रीवियस यानी कि जो भी डेली क्यूज हो रहा था उसको एक साथ करके 100 क्वेश्चन का सेट रहेगा। आज रहेगा 100 यानी कि शनिवार को 100 क्वेश्चन का सेट रहेगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सुमेलित कीजिए। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा। और इधर है चिल्ली, चेरापूंजी, अंटार्कटिका, सहारा। अब देखिए कि अत्यधिक गर्म, तो अत्यधिक गर्म कौन है? सहारा मरुस्थल। अत्यधिक ठंड अंटार्कटिका मरुस्थल। और अत्यधिक वर्षा होती है तो ये चेरापूंजी, पूरे विश्व में भारत के चेरापूंजी में। अत्यधिक सूखा चिली। तो इस प्रकार से ये मिल रहा है शायद 4 3 2 1। तो आंसर क्या होगा? बी। और ध्यान दीजिए आज 100 क्वेश्चन है तो लगभग 1 घंटा लगेगा, तो आराम से देखिए, बीच बीच में रुकना भी होगा। चलिए देखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है क्या, देख लेते हैं। आइए दूसरा देखते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 सितंबर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इतना पे रहने देते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो ये 22 दिसंबर को है। आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत अर्थात 21-22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। इसके विपरीत यदि 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध की बात किया जाए तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और 20-21 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो जब उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में जब बड़ा दिन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में एक लोकतांत्रिक समाज है। चलिए बहुत सारा क्वेश्चन आज धीरे धीरे पढ़ते हैं। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो ये चारों सही होगा, है ना। आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की परिकल्पना की गई है, जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 के अंतर्गत शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का समूह, राज्यों का संकुल, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का संघ। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ज़्यादा स्लाइड हो रहा है, चलिए ऐसे भी रिवीजन हो रहा है। तो ये राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे वो सम्मिलित होंगे। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, न तो एक ही और न ही दो। तो जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती तथा पौधों को मिट्टी से दृढ़ता जमाए रखती है, तो सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्यों नहीं सही है उसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आइए, कथन 1 सही जबकि कथन 2 गलत है। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ें एवं रेशेदार जड़ें। झखरा जड़ उसी को बोलते हैं, रेशेदार जड़ को। जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्ती वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ होती हैं, जबकि समांतर शिरा विन्यास युक्त पत्ती वाले पौधे की जड़ें रेशेदार होती है। आइए छठा देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाष्पन, बाष्पोत्सर्जन, संघनन। उपरोक्त में से किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटे बूंदें एकत्रित हो जाती हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3, 1, 2 और 3। तो ये संघनन के कारण केवल ऐसा होता है, ऑप्शन सी। जलवाष्प
कि इसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। बर्फ जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें संघनन के कारण एकत्र हो जाती हैं। वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें पृष्ठ पर दिखाई पड़ती है। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन दोनों से जल द्रव से वाष्प अवस्था में बदलता है। ये 7वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे किन्हें पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहा जाता है? पत्ता, तना, जड़, शाखा। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, खाद्य फैक्ट्री तो सिर्फ पत्ता को ही कहा जाता है। उसके अनुसार केवल एक आंसर होगा, क्योंकि खाना बनाने का काम यही करता है पौधों में। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण पत्तियों द्वारा होता है, इसलिए पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कही जाती है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तनों के माध्यम से पत्तियां तक पहुंचाए जाते हैं। आइए 8वां नंबर देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगन में, आलमगीर में। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो चलता है वो ऑप्शन होगा ये धौलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता का धौलावीरा स्थल में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी। पूरे नगर में जल निकासी के लिए नालियां बनी थी और जल संग्रहण के लिए तालाब एवं कुएं की व्यवस्था थी। आइए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? अधिशेष लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य को भू राजस्व से होने वाली आमदनी उनके आर्थिक स्रोत का एक विशिष्ट लक्षण था। ये 10वां नंबर देखते हैं क्या करा। पानीपत के युद्ध में बाबर को जीतने का मुख्य कारण क्या था? उनकी घुड़सवारी सेना, उसकी सैनिक कुशलता, तुगलमा प्रथा, डी अफगानों की आपसी फूट। तो आंसर होगा उसकी सैनिक कुशलता, ऑप्शन बी। पानीपत के युद्ध में जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, बाबर की जीत का प्रमुख कारण उसकी सैनिक कुशलता ही था। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों क्षेत्रों से, पंजाब से। तो अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे शहरी क्षेत्रों से थे। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि कांग्रेस के नेता नरमपंथी जो शहरी वर्ग के थे। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या जगदीशपुर। तो ये तो वेल नोन है कि आंसर होगा जगदीशपुर। जगदीशपुर 1857 के विद्रोह में केंद्र था, जिसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, जो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1958 तक चला। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जनता का सेवक पुस्तक के लेखक कौन है? संजय जायसवाल, अशोक चौधरी, शफक बानो, नीतीश कुमार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो जो जनता के सेवक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, शफक बानो। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये बिहार का करंट अफेयर है। आइए, बिहार की कितने हस्तियों को पद्म अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? 3, 4, 5, 6। तो पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है 5 को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मिथिला पेंटिंग के लिए किन्हें पद्मश्री अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? मिथिला पेंटिंग के लिए, ठीक है ना। तो ये आंसर होगा दुलारी देवी, बउआ देवी, गंगा देवी, सीता देवी। तो आंसर है शायद दुलारी देवी। हाँ। चेरू जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? उज्जैनिया शासक, मुगल शासक, कर्नाटक शासक, अफगान शासक। तो ये आंसर होगा उज्जैनिया शासक के द्वारा। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 1580, 1575, 1572 या 1590। तो अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1575 में, ऑप्शन बी। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एमरी। तो पटना में स्थित गोलघर का निर्माण जो हुआ था ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? पंडोल, जोगतिया, जगदीशपुर, चकिया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडोल। किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो ऑप्शन 20 का सी, 1912 में। आइए देखते हैं 21 नंबर। हाल ही में रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है? 2022, 2023, 2024, 2025।
तो हाल ही में रेलवे ने 21 वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है। तो आंसर होगा 2023। हाल ही में रेलवे ने घोषणा की है कि दिसंबर 2023 तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई गई है। इस वर्ष तक ब्रॉड गेज रूट पर 100% इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलने लगेगी, जबकि वर्ष 2030 तक देश भर में रेल से जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस भारतीय सेना का सबसे पुराना हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज INS संधायक कार्यमुक्त कर दिया गया है? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय जल सेना, असम राइफल्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय सेना। भारतीय नौसेना के सबसे पुराने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत INS संधायक हाल ही में 40 गौरवशाली वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद विशाखापट्टनम की नौसेना डॉकयार्ड में कार्यमुक्त कर दिया गया है। INS संधायक जहाज वर्ष 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता वाले ऑपरेशन पवन जैसे कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भागीदारी रहा है। तो आइए देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किसने भारत के बुजुर्गों के लिए SAGE कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह, राजनाथ सिंह, संजय मेहता, थावरचंद गहलोत। तो लगता है थावरचंद गहलोत होना चाहिए। हाँ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने हाल ही में बुजुर्गों के लिए SAGE सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए SAGE से बुजुर्गों के लिए उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराया जाएगा। आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या है। यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत कौन से स्थान पे रहा है? 111वें स्थान पे, 112वें स्थान पे, 115वें स्थान पे, 117वें स्थान पे। तो ऑप्शन डी होगा 117वें स्थान पे। यूनाइटेड नेशंस के 193 देशों द्वारा अपनाए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत के 117वें स्थान पर रहा है, जबकि भारत पिछली बार से 2 स्थान नीचे आ गया है। वर्ष 2015 में इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को UN के सदस्य देशों ने स्वीकार किया था। आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस विभाग ने हाल ही में अपना नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है? शिक्षा विभाग, विद्युत विभाग, आयकर विभाग या संस्कृति विभाग? तो लगता है नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है आयकर विभाग ने या फिर विद्युत विभाग ने? आयकर विभाग ने। आयकर विभाग ने हाल ही में अपना नया ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य देश के करदाताओं को सुविधा के साथ साथ आधुनिक एवं निर्बाध अनुभव प्रदान करना है। इस पोर्टल पर करदाताओं की सहायता के लिए नया कॉल सेंटर नंबर भी दिया गया है। तो चलिए 25 क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, अभी 25 करके और पढ़ना है, 100 क्वेश्चन करना है। तो कुछ बातें हो जाए, ठीक है, बीच में थोड़ा सा रुकते हैं, बोलना तो है ही, बोलते ही रहेंगे, 100 क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा बिना रुके ही, बट थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। तो ये आप हमारे चैनल पे तो ये डेली क्यूज पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस का क्लास चल ही रहा है, और आपका नोटिफिकेशन जो है लगभग जुलाई में आ जाना चाहिए BPSC का, ठीक है ना। और अपने तैयारी में बेहतर तरीके से लगे रहें, और बस खुद पे विश्वास करना है। किसी को मोटिवेशन और मोटिवेटर बनाने की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, क्योंकि जो भी आपके ये मोटिवेटर बनते हैं वो निरपेक्ष रूप से कोई नहीं बनना चाहता है, ठीक है ना। उनको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चाहिए। जब तक आप मतलब साधने के लिए नहीं देंगे, कोई नहीं कुछ करने वाला है। इसीलिए अपना मोटिवेटर अपनी ज़िंदगी में खुद बनिए, ठीक है। उसके बाद जो होता है होने दीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। तो ग्रेट बैरियर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी ये हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के उत्तर पूर्व में स्थित है। कुल 1600 किलोमीटर लंबी 9 डिग्री से 22 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है, ठीक है। आइए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, फिर रुकेंगे 50 पे। दक्षिण गंगोत्री स्थित है उत्तराखंड में, आर्कटिक में, हिमालय में, अंटार्कटिका में। तो दक्षिण गंगोत्री जो स्थित है ये तो अंटार्कटिका में होना चाहिए ना, ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। अंटार्कटिका में भारत के प्रथम शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 में की गई थी। दूसरा शोध केंद्र मैत्री 1988 से 89 में, तथा तीसरा शोध केंद्र भारती का परिचालन 2012 में प्रारंभ हुआ था। 18
28 भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, प्रशासक द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा होना चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति नहीं, हाँ राष्ट्रपति नहीं दे रहा। संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेगा। ठीक है, वहाँ उपराज्यपाल ये सब नियुक्त किया जाता है, लेकिन उस पर कंट्रोल राष्ट्रपति का ही होता है। ये देखते हैं 29 नंबर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य का गठन किया? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 6 संघ राज्य, 14 राज्य एवं 8 संघ राज्य, 17 राज्य एवं 8 संघ राज्य। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य एम पनीकर और एच.एन. कुंजरू थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बताए: भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकता तथा अखंडता, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता, और चौथा है कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आइए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मानव शरीर के पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है, अस्थि को खींचती है। पेशियों को जोड़े एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती है। तो दूसरा दोस्तों गलत है और पहला सही, इसीलिए आंसर केवल 1 होगा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं। कथन 1 सही है परंतु 2 गलत है, क्योंकि पेशी केवल खींच सकती है, वो धक्का नहीं दे सकती है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने व फैलने से अस्थियां गति करती है, न कि एक साथ सिकुड़ने व फैलने से। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब 2 पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि की अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब तक शिथिल हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा गौर करके समझना होगा, ध्यान में रहेगा। आइए देखते हैं 31 नंबर। पौधे और जीवों के अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा देखते हैं। मैदानी क्षेत्र के एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेनी पड़ती है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण नहीं। दूसरा नंबर अनुकूलन का नहीं उदाहरण है। अनुकूलन एक क्या है, बहुत साल में जो हमारे शरीर में परिवर्तन आता है, किसी परिवेश के रूप में हम ढल जाते हैं, ठीक है ना, वो अनुकूलन कहलाता है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया है। तो आइए पहले इसका आंसर केवल 1 करते हैं। कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता। यह हजारों वर्ष में आए परिवर्तनों के प्रति पौधों व जीवों के अनुकूल होने से संबंधित है। मैदानी क्षेत्रों के व्यक्ति को पहाड़ी क्षेत्र में जाने पर सहज होने में कुछ दिन लगते हैं। ये परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन, जिसको बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों में हुए अनुकूलन से भिन्न है। आइए 32 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। वर्मी कंपोस्टिंग तथा कृमि कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते, ये भोजन को गीजड़ की सहायता से पीसते हैं। दूसरा है अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा से कथन सही है? तो यहाँ पे साहब तीनों सही है। अच्छा 2 ही है ना, 1 और 2 दोनों सही है। लाल केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग तथा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते हैं, इसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गीजड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिलाने पर यह भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। आइए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर, राजगृह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में हुआ था आयोजित। 102 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई। इसकी अध्यक्ष वासुमित्र ने की थी, जबकि उपाध्यक्ष हर्षघोष थे। इस संगीति में विवाद शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना हुई। इसी समय बौद्धों ने संस्कृत को भाषा के रूप में अपना लिया। इसी समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य के कानून से, मनसा प्रणाली के नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से, तीसरा नंबर टकसाल से संबंधित कानून से, कृषि से संबंधित कर से। तो जवाबित का संबंध किससे था? राज्य के कानून से। जवाबित का आज से राज्य के कानून लॉ ऑफ स्टेट से है। आइए देखते हैं 35 नंबर। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंटुज, गजनी। तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ये ऑप्शन होगा बी, कंधार। कंधार राज्य मुगलों और ईरान के शासकों के मध्य झगड़े का एक प्रमुख कारण था। आइए देखते हैं 36 नंबर। हौज विद्रोह हुआ 1620-21 के दौरान, 1720-21 के दौरान, 1820-21 के दौरान, 1920-21 के दौरान। 1820-21 के दौरान। तो हौज विद्रोह 1820-21 ईस्वी में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार का संथाल परगना था। आइए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस वेस्ट, थॉमस स्टोर, जोसिया चाइल्ड। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी होगा थॉमस वेस्ट। 1612 ईस्वी में अंग्रेज कप्तान थॉमस वेस्ट ने सूरत के समीप सुमावली सॉली में पुर्तगाली जहाजी बेड़े को हराया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर की युद्ध है और एक प्लासी क्या युद्ध है। यहाँ पे से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेतृत्व अंग्रेज की तरफ से करने वाला कौन था, और ये दोनों में गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ क्लाइव है, हेक्टर मुनरो है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, जेम्स अलेक्जेंडर है। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो किया था ये हेक्टर मुनरो है। लॉर्ड क्लाइव प्लासी के युद्ध में था। ऑप्शन बी। आइए देखते हैं 39 नंबर। मुंगेर का बड़हिया टाल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकासत भूमि की वापसी, भूमिहीन किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। पांचवा ऑप्शन तो वेल नोन है, उसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं समझते हैं। तो बकासत भूमि की वापसी आंसर होगा। बिहार के किस जिले में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? छपरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पटना। और तो ये आंसर होगा छपरा। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मीर हुसैन, चंद्रवंशी सहाय, एनी बेसेंट, मजरूल हक। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जहां तक ध्यान में आ रहा है ये मजरूल हक के द्वारा किया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या है। राजकुमार शुक्ल में महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? लखनऊ अधिवेशन, पटना अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, मेरठ अधिवेशन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन ए। गणतंत्र दिवस 2021 परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? कमरुल जमा, अर्पणा कुमारी, रंजू कुमारी, भावना कंठ। तो ये आंसर होगा भावना कंठ, ऑप्शन डी। किसे मरणोपरांत महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया गया? संतोष बाबू, मोहन बाबू, राम बाबू, श्याम बाबू। तो ये आंसर होगा संतोष बाबू। मिथिला पेंटिंग के लिए अभी तक कितने हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 4, 5, 6, 7। तो पद्मश्री अवार्ड जहाँ तक ध्यान में आ रहा है ये 5 को मिला है मिथिला पेंटिंग के लिए, और सॉरी 7 को मिला है। ठीक है ना, चलिए 7 को मिला है। आइए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हिसाब की किताब लॉन्च की है? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग। तो हिसाब की किताब फिलहाल नहीं ध्यान है, आंसर देखा जाए तो ये है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, ऑप्शन सी।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष प्राधिकरण की 6 लघु फिल्मों मॉड्यूल की एक श्रृंखला हिसाब की किताब लॉन्च की है। इसे CSC ई गवर्नमेंट द्वारा उनके प्रशिक्षण उपकरण के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। बजट बचत बीमा योजनाओं के महत्व, सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रत्येक 5 मिनट की 6 लघु फिल्में मॉड्यूल है। इस प्रकार वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलता है। आइए देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन या शेक परियोजना शुरू की है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो ये निम्न में से किस मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग, तो सामाजिक और न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन डी। देखते हैं, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन या शेक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। शेक परियोजना विश्वसनीय स्टार्टअप्स के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख में उपयोगी उत्पादों तथा सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। इसे बुजुर्गों के लिए स्टार्टअप पर एक अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बाद तैयार किया गया था। आइए देखते हैं, टाटा पावर के अनुसार ब्लूफिनेड महाशीर IUCN की लुप्तप्राय प्रजातियों से स्थिति में चली गई। कम चिंतनीय, अति संवेदनशील, खतरे के निकट, गंभीर खतरे। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो टाटा पावर के अनुसार ब्लूफिनेड महाशीर की लुप्तप्राय प्रजाति जो है अब कम चिंतनीय में आ गया है। खतरा थोड़ा टला है, लेकिन खतरा पूरी तरह से नहीं टला है। टाटा पावर के अनुसार ब्लूफिनेड महाशीर कम चिंतनीय की स्थिति में चली गई है, जिसे पहले प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की लुप्तप्राय प्रजातियों की लाल सूची में सूचीबद्ध किया है। टाटा समूह लोनावाला में 50 साल से ब्लूफिनेड और गोल्डन महाशीर के संरक्षण में योगदान दे रहा है। गोल्डन महाशीर के विलुप्त होने का खतरा अब भी मंडरा रहा है, लेकिन कम हुआ है। आइए 49 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बीजिंग, नई दिल्ली, वाशिंगटन DC, ओटावा। तो ये करेगा बीजिंग, चीन का बीजिंग, ठीक है। दूसरा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन 14 से 16 अक्टूबर 2021 तक बीजिंग, चीन द्वारा आयोजित किया जाएगा। दूसरा सम्मेलन 2016 में तुर्कमेनिस्तान के आशगाबत में आयोजित हुए पहले वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन का अनुसरण करेगा। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों का विभाग द्वारा किया जाता है। और ध्यान रखिए, तो ठीक है, शेड्यूल फिक्स कर दिया गया है। कोरोना का काल है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, तो चेंज भी हो सकता है, नहीं तो यही रहेगा। तो फिर उस वक्त इसको अपडेट कर लेना है। स्पेस एक्स ने का उपयोग करते हुए स्पेस एक्स CRS-22 नामक अपना 22वां पुनः आपूर्ति सेवा मिशन लॉन्च किया है। न्यू शेपर्ड RLV-TD कार्गो ड्रैगन 2 कैप्सूल RLV-FD। तो ये आंसर होगा कार्गो ड्रैगन 2 कैप्सूल। हाल ही में स्पेस एक्स ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए कार्गो ड्रैगन 2 कैप्सूल का उपयोग करते हुए स्पेस एक्स CRS-22 नामक अपना 22वां पुनः आपूर्ति सेवा मिशन फिर से लॉन्च किया है। 22वां वाणिज्यिक आपूर्ति सेवाएं CRS मिशन या नासा के साथ स्पेस एक्स के नए CRS अनुबंध के तहत दूसरा मिशन है और पिछले 12 महीनों में 5वां कैप्सूल है, जिसको स्पेस एक्स ने ISS के लिए भेजा है। तो 50 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, 51वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, आप यानी जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं, तो एक होता है ना कि तैयारी वक्त कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत होता है, या फिर तो सबसे बेहतर समझते हैं, बचपन में भी मैंने अनुभव किया था, नहीं कोई मोटिवेटर ज़िंदगी में था तो वही बेहतर था। क्योंकि मोटिवेटर की आस एक अवलंबन की आस बन जाता है और अवलंबन बहुत बेकार होता है। और कितना लोग देखेंगे कि आप बेहतर ज़िंदगी में कुछ करने वाले हैं या कर रहे हैं, तो खुद से मोटिवेटर बनना चाहेंगे, ठीक है ना, और अपना श्रेय लेने के लिए सिर्फ। और जब आप जैसे ही मुसीबत में जाइएगा सीधे छोड़ देते हैं। कुछ लोग हैं ऐसे लोगों को सीधे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। और जैसे आप बेहतर होना शुरू कीजिएगा फिर से वो आएंगे।
तो ऐसे मोटिवेशन को हटाना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मोटिवेशन से हमेशा, और एक मोटिवेशन जो है ना ज़िंदगी में नहीं लेने की ही चीज़ है, मैं मानता हूँ पर्सनली। अब खुद से आत्मनिर्भर बनिए, वो बेहतर होगा, ठीक है ना। और कुछ जो उसको क्या बोलते हैं, अवसरवादी लोग हैं, उनसे भी आप बच के रहिएगा, ठीक है ना। और ये पर्सनली मैं सिर्फ कह रहा हूँ, किसी को कुछ अपने पे लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि मैं अब आत्मनिर्भर बन रहा हूँ, ठीक है ना। उस प्रकार के मोटिवेशन के लिए किसी को परेशान करना उचित नहीं है, ठीक है ना। और वैसे मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं है। आइए देखते हैं, जब ज़िंदगी में कुछ बेहतर बन जाइएगा ना, तब उस मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है ना। इसीलिए इंतज़ार तो रहेगा तुम्हारा। अब किसको किसको कह रहा है, सिर्फ मैं एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, उसमें 2-3 व्यक्ति वैसे हैं, है ना। आइए तो देखते हैं हाल ही में, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया लगता है। आइए देखते हैं 91 नंबर देखते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखिए कि वैसे दोस्तों को दम दूर रखिए जो हमेशा कहे ये तो तू कर सकता ही नहीं है। अरे यार 1-2 बार जब ये बोलता है तो हाँ जगता है मन में कि ये साला इसे बोल रहा है, ये नहीं होगा, लेकिन बार बार करोगे तो वो फिर डीमोटिवेशन बनता है ना, कि मोटिवेशन बनता है। इसलिए वैसे ही लोगों को दम दूर रखिए। और कुछ गुरु जो होते हैं अवसरवादी टाइप के, बोलना पड़ता है, हाँ 100 क्वेश्चन इसलिए कुछ बोलेंगे, ठीक है ना, कि वो छोड़िए, आप बाद में बोलेंगे। अभी 75वां नंबर क्वेश्चन पे, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स, हिमालय, एंडीज, रॉकी। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला जो है वो है आल्प्स, हिमालय, एंडीज। तो ये तो आल्प्स होगा, ऑप्शन ए। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी व स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैक है, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। यह नवीन मोरदार पर्वत का उदाहरण है। चलिए अब नॉन स्टॉप 75 तक पहले चलते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है नील, अमेजन, मिसिसिपी, गंगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है साहब अमेजन, ऑप्शन बी होगा। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है तथा अफवाह की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 6387 किलोमीटर है, जबकि लंबाई की दृष्टि से नील नदी संसार की सबसे लंबी 6650 किलोमीटर ये नदी की लंबाई है। तो आइए देखते हैं 53वां, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम क्या है। नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश पहला है। दूसरा है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय। चौथा है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। और तो ये ऑप्शन ए होगा, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। राज्यों की स्थापना का क्रम निम्नवत है। नागालैंड 1 दिसंबर 1963, दूसरा मेघालय 1 जनवरी 1972, तीसरा सिक्किम 16 मई और 1975, चौथा अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो आंसर होगा भाग 2। भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता को उल्लेख किया गया है। नागरिकता लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था के अपरिहार्य सिद्धांत को कानूनी स्वरूप प्रदान करती है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा केवल ऑक्सीजन गैस बनती है। पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों को भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पत्ती के अलावा पादप के दूसरे हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है, ये तो सही होना चाहिए, तो ऑप्शन सी होना चाहिए। अरे हाँ ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सिर्फ ऑक्सीजन गैस नहीं बनता है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट भी तो बनता है, इसीलिए गलत हो गया है, इसलिए ऑप्शन बी ही सिर्फ सही होगा। कथन एक गलत है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन दोनों बनते हैं। पत्ती के अलावा पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, अतः कथन 2 सही है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, तो बात तो सही है। द्रवों और गैसों में ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानांतरित होता है, ये भी सही है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है, जिससे लोहा ये सब में, ठोस में, तो ये तीनों सही है। उपरोक्त 3 कथन सही है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा 3 प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित हो सकती है। ये हैं चालन, संवहन तथा विकिरण। ठोसों में प्रायः ऊष्मा चालन एवं द्रवों और गैसों में संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है चालन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण? कागज को फाड़ना, रंग में परिवर्तन होना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, कागज का जलना। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब यहाँ देखिए कि कागज का फाड़ना तो है भौतिक परिवर्तन, रंग में परिवर्तन हुआ तो केमिकल परिवर्तन हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर जल बन रहा है तो यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हुआ, कागज भी जल गया तो केमिकल रिएक्शन हुआ। तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण साहब मात्र एक ही है, केवल एक। आइए देखते हैं। निश्चित रूप से कागज को फाड़कर पुनः उसको जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन इससे टुकड़ों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अतः यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अन्य सभी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आइए देखते हैं 58 नंबर। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट, कलहन। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो ये होगा आंसर विशाखदत्त, ऑप्शन ए। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इसमें चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र, बाणभट्ट ने आर्यचरित एवं कादम्बरी एवं कलहन ने राजतरंगिणी लिखी है। आइए देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 2 अस्पा सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी जहांगीर। मनसब्दारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करते हुए जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा एवं सी अस्पा की व्यवस्था की है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसमें बहमनियों से गोवा को छीना। हरिहर 1, हरिहर द्वितीय, बुक्का 2, देवराय द्वितीय। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो होगा ऑप्शन बी हरिहर द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता बहमनी राज्य से बेलगांव व गोवा छीनना था। हरिहर द्वितीय का शासनकाल 1377 से 1407 ईस्वी तक है। आइए देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो ऑप्शन बी होगा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का जंग। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुए एला सापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया। आइए देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? रेगुलेटिंग एक्ट, 1786 का एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो आंसर होगा 1786 का एक्ट। 1786 ईस्वी के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई तथा विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार भी दिया गया। आइए देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी, चलिए डबल हो गया, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल, बजरंग सहाय, भूपेंद्रनाथ दत्त, शशिन्द्रनाथ नयाल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी भूपेंद्रनाथ दत्त। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन हुए थे? बिहार के मुख्यमंत्री, पटना नगर पालिका के चेयरमैन, पटना के मेयर, छपरा के प्रधान पोस्ट मास्टर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये होगा पटना के नगर पालिका के चेयरमैन। आइए देखते हैं, नील की खेती करने से छूट चाहते हैं तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति
तो ये कर देना पड़ता था। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस सही से नहीं समझ में आ रहा होगा, मतलब कि जो किसान नील की खेती नहीं करना चाहते हैं उनको एक कर देना होगा। वो कर का क्या नाम था? वट्टा, तवान, जजिया, नजराना। तो ये आंसर होगा तवान। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते हैं? सिंह बोंगा, धरती अब्बा, मागो मन की, बीर सिंह। तो होगा आंसर इसका धरती अब्बा, ऑप्शन बी। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला के अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी, सारण जिला। आइए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार द्वारा वेटलैंड अधिनियम 2017 के तहत कितने वेटलैंड को संरक्षित किया जाएगा? 121, 125, 130, 133। तो ऑप्शन डी होगा 133। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 का थीम क्या है? वेटलैंड्स एंड क्लाइमेट, बी है वेटलैंड्स एंड वाटर, सी है वेटलैंड्स एंड अर्थ, डी है वेटलैंड्स एंड वन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 का थीम जो है ये होगा वेटलैंड्स एंड वाटर। ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया? 1, 2, 3 और 8। तो ये तो 3 शहरों को चुना गया। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है? 22 का भी गणना हो गया है। चलिए तो ये होगा ऑप्शन बी, 3 विश्वविद्यालय। क्यूएस क्वेरली साइमंड्स वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषकों के द्वारा जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के टॉप 200 में 3 भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान मिला है। IISc बेंगलुरु अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व में पहला स्थान पाया है। यह जारी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का 18वां संस्करण है। आइए देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दक्षिण अफ्रीका के गेटोंग प्रांत महिला गोसिम हमारा सिस्थोले ने एक साथ कितने बच्चे को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 3 बच्चों, 5 बच्चों, 7 बच्चों, 10 बच्चों। तो ये आंसर होगा 10 बच्चों को। दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत महिला गोसिम थमारा सिथोले ने हाल ही में एक साथ 10 बच्चों को जन्म देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने हाल ही में 7 लड़कों और 3 लड़कियों को एक साथ जन्म देकर माली की रहने वाली हलीमा का 9 बच्चों को जन्म देने वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आइए देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 306 लाख घरों के निर्माण के लिए हाल ही में कितने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है? 508 प्रस्तावों, 608 प्रस्तावों, 708 प्रस्तावों, 808 प्रस्तावों। तो यहाँ पे आंसर होगा 708 प्रस्तावों। आइए देखते हैं 2 क्वेश्चन और, फिर थोड़ा सा रुकेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 306 लाख घरों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हाल ही में केंद्र सरकार की समिति ने 3.75 लाख घरों वाली परियोजनाओं के संशोधन को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इनमें से कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इंडोनेशिया, युगांडा, ताइवान, अल सल्वाडोर। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर देश हाल ही में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अब से अल सल्वाडोर में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन किया जा सकेगा, लेकिन अब तक किसी देश ने इससे बिटकॉइन को वैध करेंसी नहीं घोषित किया था। आइए देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दी है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार या राजस्थान सरकार? तो ये मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दे दिया है राजस्थान सरकार ने। तो चलिए 75 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, लाइट भी कट गया है, अब और भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी आपका एक और दोबारा बीपीएससी का कोई वैकेंसी जो था भरा गया था, उसका कुछ क्वालिफिकेशन अलग है, कुछ ही लोग उसको भर सकते हैं, आया हुआ है, हमने उसको नोटिफिकेशन डाल भी दिया है, बहुत सारे लोग देखे भी होंगे, तो उसको भी भरिए। और बीपीएससी के नोटिफिकेशन तो जुलाई में आ ही रहा है ना। तो हमको लगता है और क्वेश्चन को पढ़ ही लिया जाए, रुकने से क्या फ़ायदा है। आइए देखते हैं 76 नंबर से।
भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होती मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, संवाहिक वर्षा से। तो आंसर होगा ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम मानसून से। टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? पटना, दरभंगा, धनबाद, जमशेदपुर। तो टिस्को संयंत्र जो स्थित है जमशेदपुर के निकट। टिस्को संयंत्र झारखंड राज्य में जमशेदपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी। यह निजी क्षेत्र में कार्यरत लौह इस्पात संयंत्र है। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो ये 1990 में, 1983 में, 1980 में, 1977 में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी 1980 में। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति जानने के लिए 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 12 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत करते हुए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण का सिफारिश किया। आइए देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? थोड़ा इसको ध्यान से, ये सब हमेशा क्वेश्चन रिपीट करता है इसलिए ध्यान में। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तीसरा है सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो यहाँ ध्यान दीजिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तीसरा है सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। चौथा है दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4, ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। और ये जो दिल्ली और पुडुचेरी को जोड़ा गया 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। आइए देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है? अमरवेल, गुड़हल, घटपर्णी, गुलाब। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन सी घटपर्णी। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं, ऐसे पादप कीटभक्षी कहलाते हैं। घटपर्णी, जिसको पिचर पादप भी बोलते हैं, वीनस फ्लाईट्रेप तथा संडी कीटपक्षी पादप के उदाहरण हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, थल समीर के बहने का समय कब होता है? तो रात में। समुद्र समीर के बहने का समय कब होता है? दिन में। गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय कब होता है? तो ये शीत ऋतु में। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय कब होता है? तो ग्रीष्म ऋतु में। तो ये आंसर 4, 3, 2, 1 आ रहा है ना, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। दिन के समय, थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन लंबा है ना, हाँ यहाँ तक पढ़ते हैं आराम से। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर उभरती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर चलने लगती है। समुद्र की ओर से आने वाली इस ठंडी वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र समीर की ठंडी वायु का लाभ लेने के लिए तटीय क्षेत्रों के भवनों की खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। अब इसी का उल्टा प्रक्रम है कि रात्रि में यह प्रक्रम ठीक विपरीत होता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर चलती है, जो थल समीर कहलाती है। ये रात्रि के समय चलती है। गहरे रंग के पृष्ठ अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना सुखद लगता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मीय विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र पहनना अधिक आरामदायक होता है। आइए देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, एक्सीलरोमीटर, अल्टीमीटर। आंसर होगा ऑप्शन ए ऑडोमीटर। जो उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसे ऑडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहनों की चाल मापने के लिए होता है। एक्सीलरोमीटर वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई मापी जाती है। आइए देखते हैं 83 नंबर। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, कपिलवस्तु में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ऑप्शन ए कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला वैशाली के लिच्छवी के प्रमुख चेतक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे और उनके बड़े भाई नंदीवर्धन थे। आइए देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, विलियम फिंच। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चलिए नीचे तो आपका आंसर ये दिख ही जा रहा है, तो इसको हॉकिंस कर देते हैं, ज़्यादा स्लाइड हो जा रहा है। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के शासनकाल में इंग्लैंड से भारत राजदूत के रूप में आया। उसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। आइए देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम बंद, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांगीर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन बी होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और करनाल में मुगल सेना को पराजित किया। वापस जाते समय मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा आपका मौलाना मोहम्मद अली। साइमन कमीशन 1987 की रिपोर्ट के अनुसार शासन सुधारों पर विचार करने के लिए 12 नवंबर को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित की गई। इस सम्मेलन में मौलाना मोहम्मद अली ने भाग लिया, जबकि कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं था। आइए देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, दादा भाई नेरोजी। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, दादा भाई नेरोजी। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नेरोजी ने की थी। इस अधिवेशन में ही सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की गई। बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहाबाद। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये आंसर होगा पटना से, ऑप्शन बी। आइए देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कांग्रेस की गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सी आर दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी। तो होगा आंसर 89 का ए। आइए 90 नंबर देखते हैं। बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस कब स्थापित हुई थी? 1906, 1905, 1907, 1908। तो बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कब स्थापित हुई थी? तो 90 का ए, 1906। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन कहाँ किया था? नेपाल में, भागलपुर में, पटना में, छपरा में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा नेपाल में। आइए देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? आज़ाद दल, सियाराम दल, जयप्रकाश दल, आनंद दल। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, सियाराम दल। आइए देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस अभिनेता को क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? खेसारी लाल, पंकज कपूर, मनोज वाजपेयी, सुशांत सिंह राजपूत। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग संकलन में 21वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंगकार का पुरस्कार किसे दिया गया है? वीरेंद्र नारायण झा, मोहन झा, राजीव झा, आशुतोष झा। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, वीरेंद्र नारायण झा।
सैनिटरी नैपकिन की पैकेजिंग के 3 यूनिट स्थापित करने के लिए किस नगर निगम ने संयुक्त राज्य जनसंख्या प्रकोष्ठ के साथ समझौता किया? पटना, बिहारशरीफ, छपरा, भागलपुर। तो और 5वां ऑप्शन तो ये होगा पटना। आइए देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में समाचारों में देखा गया श्रीविल्लीपुथूर मोगमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा। तो ये आंसर होना चाहिए तमिलनाडु। हाँ, देखते हैं। श्रीविल्लीपुथूर मोगमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में 5वां टाइगर रिजर्व है, जिसे 8 फरवरी को अधिसूचित किया गया था। यह एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यह केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व और चरम दक्षिण में कन्याकुमारी के जंगलों के बीच महत्वपूर्ण वन संविधान को बनाए रखता है। यह पेरियार टाइगर रिजर्व के सिपिल ओवर बाघों के लिए भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण बफर है। खबरों में क्यों? तमिलनाडु में हाल ही में घोषित श्रीविल्लीपुथूर मोगमलाई टाइगर रिजर्व वैगई के प्राथमिक जल ग्रहण मोगमलाई की रक्षा करेगा, बदले में नदी में जल स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा। आइए देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम क्या है? खाद्य सुरक्षा, सभी का व्यवसाय, सभी की उन्नति, पोषण, पालन पोषण। और हैच जीरो हंगर वर्ल्ड के लिए हमारे कार्य हमारे भविष्य के स्वास्थ्य आहार हैं। और डी नंबर है स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित भोजन। तो यही है इस बार का विषय, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 का थीम। प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। थीम 2021 स्वास्थ्य कल के लिए आज सुरक्षित भोजन। इसके बारे में 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 2020 में भविष्य में खाद्य सुरक्षा और खाद्य जनित रोगों को नियंत्रित करने और दुनिया भर में प्रयासों को मौजूद करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल असुरक्षित भोजन से अनुमानित 4,20,000 लोग मारे जाते हैं। आइए 98 नंबर देखते हैं। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने के सहयोग से एक मॉडल पंचायती नागरिक चार्टर तैयार किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास में भू संरचना विज्ञान अनुप्रयोगों के लिए केंद्र, TSIPRD, टी सिपार्ड जो भी पढ़िए इसको। तो ये तो आंसर होगा आपका शायद पहला ही, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से एक आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर तैयार किया है। इसके बारे में यह 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण के लिए एक ढांचा है जो स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्यों को संरेखित करता है। NIRDPR यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज में उत्कृष्टता का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। आइए 2 क्वेश्चन और। हाल ही में G7 अर्थव्यवस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। सौदे के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम होगी 5%, 25%, 35%, 15%। तो आंसर होगा 15%। हाल ही में G7 अर्थव्यवस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार न्यूनतम वैश्विक कर की दर कम से कम 15% होगी। प्रमुख बिंदु समझौते पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान के वित्त मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर उन देशों में भी कर लगाया जाएगा जहां वे संचालित हैं, न कि सिर्फ जहां उनका मुख्यालय है। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों ने लोगों को टीकाकरण करने के लिए अभियान जहां वोट वहां टीकाकरण शुरू किया है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। ठीक है। आइए, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ दिल्ली के लोगों का टीकाकरण करने के लिए एक टीकाकरण अभियान जहां वोट वहां टीकाकरण शुरू किया। अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीके लगाए जाएंगे। बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण का स्लॉट उपलब्ध कराएंगे। तो इस प्रकार से हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हुआ। प्रत्येक शनिवार को 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना? तो चलिए बस पढ़ते रहिए, और यदि कोई चाहता है, आपसे उम्मीद करता है कि आप उससे रूठ जाइए, तो रूठ जाना ही उचित होता है। ठीक है ना? नहीं रूठने का गुण भी थोड़ा गड़बड़
झाला करने वाला हो सकता है। चलिए तो आज भर के इतना ही, धन्यवाद।